राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म एक ताकतवर परिवार में हुआ था। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर उनके परदादा थे और दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर थी और फादर जो थे उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर थे और माँ कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट, जिनके पास दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी। इसके चलते वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन राहुल गांधी के नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ था। पहले तो वो खुद ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा तब उनके माथे पर पहला ऑपोजिट के द्वारा टारगेट लगा डायनेस्ट पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स मतलब पहले लीडर, फिर उनके बेटे, फिर उनकी बेटी और फिर उनके पोते ही नेता बन जाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनकी फैमिली से है, ना कि अपने मेहनत से ऊपर आए हैं। तो इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। राहुल गांधी के केस में पहले भी कहते थे और अब भी कहते हैं कि उनको लीडर इसलिए बनाया गया है ताकि वो नेहरू और गांधी परिवार से है, तो पहले ही राजनीति में पावरफुल रहे हैं। मोदी जी कहीं अपनी रैली में राहुल गांधी को शहजादा बुलाते आ रहे। शहजादे, ये शहजादे, शाहजादे उनके अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहाँ आए थे। फिर भी ये छोटा सा टैग था। उनकी लाइफ में बड़ा असर तब पड़ा जब उन्हें पप्पू कहकर बुलाया गया। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर एक स्पीच ट्रोल होने लगी, हर बात पे वो मेन होते गए। मीडिया और ऑपोजिशन पार्टी ने इस इंसान को ऐसा बताया कि वो काफ़ी इनमेच्योर है और कभी लीडर बन ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी इन्हें बाल बुद्धि कह दिया था। बालक बुद्धि में बोलने का ठिकाना होता है और नहीं बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना। ऐसा उन्होंने कहने का एक ही कारण था क्योंकि राहुल गांधी अपनी स्पीच में कई सारी गलतियां कर देते थे। सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। फैक्ट्स को मिक्स कर देते थे क्योंकि वो थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगते थे। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का फैसला दिया। ऐसे कुछ रीजन के चलते 2014 में उनकी पार्टी को 44 सीटें मिली, जो कि इतिहास का उनका एकदम लोएस्ट काउंट था, जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन के लीडर भी बन नहीं पाए। 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ। मोदी जी की उस टाइम पर फिर स्ट्रॉन्ग इमेज बन चुकी थी और राहुल गांधी उनके सामने एकदम फीके पड़ गए। उस टाइम भी जनता के सामने राहुल गांधी की इमेज बहुत ही फनी, कंफ्यूज, वीक और डायनेमिक लीडर वाली थी। फिर आता है साल 2022, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं और पूरे इंडिया में पैदल चल के लोगों को मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। राहुल गांधी ने हर तरह के लोगों से डायरेक्ट मिलना शुरू किया, मजदूर, किसान, सोशल वर्कर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स से मिलना शुरू कर दिया था। अब जनता ने राहुल गांधी को सीरियस लेना शुरू कर दिया था। इसका सीधा असर 2019 के इलेक्शन में हुआ था, जो कांग्रेस की पार्टी को 99 सीट मिली थी। उन्हीं के पार्टी के नेता उनकी राजनीति से लेकर काफ़ी नाराज थे। अब उन्हें ऑपोजिशन के लीडर के रूप में देखने लग गए थे। तभी से जनता का बहुत बड़ा तबका राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर में देखना चाहता है। अब आपको ये लगता होगा कि मैं कांग्रेस की पार्टी से हूँ। नहीं, मैं किसी की पार्टी से नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ना तो मैं भाजपा से हूँ, ना तो मैं कांग्रेस की पार्टी से हूँ और ना ही मैं कोई और पार्टी खड़ी करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप केस स्टडी समझ सकते हैं। एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो अपनी खुद की गलतियों की वजह से अपने ऑपोजिट पार्टी का टारगेट बनता गया, लेकिन आगे चलकर वो इंसान ऐसा कमबैक करता है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू से शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी। 19 जून 1970
होली फैमिली हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे की दादी और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर उस बच्चे को गोद में उठाती है और उसका नाम राहुल गांधी रखती है। राहुल गांधी का एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जिसके पास पैसा, नाम और इज्जत थी। इसी के साथ एक बोझ भी आया जो शायद किसी बच्चे ने महसूस भी नहीं किया होगा। राहुल गांधी ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की और 1981 में वो देहरादून के डून स्कूल में गए। हाँ, उन्होंने एक आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाई की, लेकिन 1984 के साल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उनकी जिंदगी पलट गई। 31 अक्टूबर 1984 इस टाइम पर देश की प्राइम मिनिस्टर और उनकी दादी इंदिरा गांधी अपने ही सिक्योरिटी के द्वारा मार दी जाती है। उस टाइम राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और उनकी लाइफ अभी शुरू ही हो रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी के मौत के बाद राहुल और प्रियंका की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी डर डर के जी रहे थे। उनकी माँ सोनिया गांधी जो इतनी डर गई थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्कूल भेजना ही बंद कर देती है। उनकी पढ़ाई फिर घर पर होने लगती है। घूमने के लिए ना ही कोई सड़क थी और ना ही उनके कोई दोस्त थे। लेकिन जब 1989 में माहौल जब थोड़ा शांत हुआ, तब राहुल गांधी ने दिल्ली के एक स्टेम डिफेंस कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। उस टाइम उन्हें शूटिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने नेशनल लेवल पर 4th रैंक भी अचीव करी थी। अब उनकी ज़िंदगी सही ट्रैक पर आ गई थी। सही से वो पढ़ाई भी कर रहे थे। अब ज़्यादा खतरा भी नहीं रहा था। लेकिन 1981 में उनकी लाइफ में एक दूसरा बड़ा झटका आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राजीव गांधी एक ब्लास्ट में मारे गए। राहुल गांधी तब के टाइम में 21 साल के थे। ज़्यादा कुछ उन्होंने देखा भी नहीं था। इतनी छोटी सी उम्र में वो 3 हादसे देख चुके थे। 1980 में उनके चाचा संजय गांधी जो प्लेन क्रैश में उनका देहांत हो गया और दादी का उनके ही गार्ड द्वारा मर जाना। इसी की वजह से राहुल गांधी और उनकी बहन और उनकी माँ ये तीनों बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में आ गए। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन किया, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उन्हें रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में ट्रांसफ़र करना पड़ा। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। 1995 में एमफिल की पढ़ाई करने के लिए वो कैम्ब्रिज चले गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने डर की वजह से अपनी पहचान छुपाई रखी। वहाँ पर राहुल गांधी नहीं, लेकिन राहुल विंची के नाम से अपनी पढ़ाई पूरी करी। इतने सारे थ्रेट्स देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखेंगे। लंदन जाकर उन्होंने मॉनिटर ग्रुप में एक कंसल्टेंट का काम किया। 2002 में उन्होंने इंडिया लौटकर IIT कंसल्टेंसी बैक ऑफ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई में एस्टेब्लिश किया। उसके बाद यूके में भी उन्होंने बैकअप्स को लॉन्च किया, जहाँ वो फॉरेन सप्लायर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करते थे। लेकिन उनकी किस्मत में बिजनेसमैन बनना लिखा नहीं था। सोनिया गांधी ने उन्हें अपने पिता की सीट यानी कि अमेठी से चुनाव लड़ने को कहा। ये पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम था। यहाँ पर लोगों को ये लगता था कि गांधी फैमिली से कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी ही होगी, क्योंकि राहुल गांधी इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर थे। लेकिन सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया और राहुल गांधी की अमेठी से 1 लाख वोट के साथ जीत हो गई और अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक कोई भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं मिली। 2004 से लेकर 2009 तक उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में होम अफेयर्स डेवलपमेंट्स के जैसे सब्जेक्ट पर काम किया। इसी दौरान उन्होंने 2007 में अपने पॉलिटिक्स कदम और आगे दोहराए और कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी बन गए। इसी के चलते इंडियन यूथ कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के बोझ उनके सर पर आ गए थे। यहाँ पर राहुल गांधी स्टूडेंट और यूथ के बीच में थोड़ा निखरना शुरू हुए। यूथ और स्टूडेंट की वजह से उनके सपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा रैलीज की। एजुकेशन,
अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट के मुद्दों पर उन्होंने हाईलाइट किया। उसी चलते कांग्रेस ने 206 सीट हासिल कर बहुत ही बड़ा कमबैक किया। साल 2009 राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा साल था। हर जगह मीडिया राहुल गांधी को यूथ आइकन दिखा रहा था। यहाँ तक कि टॉप 10 यूथ आइकन में से राहुल गांधी एकमात्र पॉलिटिशियन थे। लेकिन इसी पॉलिटिशियन सक्सेस में उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जो आगे चलकर ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। साल 2013 में जब सोशल मीडिया बूम कर रहा था, इंडिया में फेसबुक और ट्विटर का यूज काफी बढ़ गया था। तभी 5 अप्रैल 2013 को राहुल गांधी ने CII में अपनी एक स्पीच दी। वहाँ का माहौल बिजनेस लीडर से भरा हुआ था। वहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि राहुल गांधी इकोनॉमी, रिफॉर्म्स, कांग्रेस पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने फिलोसॉफिकल और इधर उधर की ज़्यादातर बातें करी। स्पीच में भी वो कभी नर्वस तो कभी ओवर एक्साइटेड देख रहे थे और तभी से पप्पू CII ट्रेंड कर गया और इसी को इंडिया मीडिया ने और खूब हाईलाइट किया और तभी से ऑपोजिशन पार्टी ने राहुल गांधी को पप्पू CII बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी शुरुआती जो स्पीच थी और उनकी गलती थी वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है। कोई ऐसा कॉन्टेस्ट और कोई ऐसी स्पीच जहां पर उन्होंने पोज लिया हो या कोई ऐसा शब्द यूज किया हो, उसको पप्पू नाम देकर टैग लगाकर उन्हें वायरल किया जाता है। 2013 खत्म होते होते ऑपोजिशन के नेता जो भी थे वो उन्हें पप्पू के नाम से हाईलाइट करते हैं। उससे भी ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये चीज इतनी वायरल कर गई कि गूगल के सर्च में राहुल गांधी की फोटो आ जाती थी जब लिखते थे पप्पू। क्या बोला तूने? और 2014 के इलेक्शन में भी बीजेपी के नेताओं ने पप्पू वर्ड्स बहुत यूज किया। उनकी इमेज इतनी खराब हो गई कि 2009 में 206 सीटें मिली थी, वही 2014 में 44 सीटें मिली। ये सीट काउंट कांग्रेस की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट सीट काउंट था। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता पप्पू नाम से भी बहुत परेशान हो गए थे। इन्हीं में से एक थे राज्यसभा के मेंबर गुफरान आजम। उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा। कांग्रेस पार्टी बर्बाद होने के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताया। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस पूरे लेटर को पढ़ सकते हो। इसके बाद ये बात यही ही नहीं रुकती, इसके बाद और भी नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं। कुछ नेता तो पार्टी छोड़कर भी चले जाते हैं। अब राहुल गांधी ने गलती तो करी थी, लेकिन बहुत सारी जगह के लिए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। इसीलिए इस हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने कंधों पर ले लेते हैं। साल 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2019 में चौकीदार चोर है ऐसा स्लोगन यूज करते हैं और किसी को नहीं सीधा मोदी जी को टारगेट करते हैं। लेकिन वही उन्हीं पर ये बैकफायर कर गया कि मोदी जी की उस टाइम पर लोगों के सामने इमेज एक ईमानदार लीडर की थी। इसीलिए बार बार उन्हें बिना प्रूफ के चोर कहना लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार हूँ ऐसे कैंपेन से जवाब दिया। ऐसे ही जो स्लोगन उनकी इमेज तोड़ने को था वो उनकी इमेज को मजबूत बनाकर चला गया। बालक बुद्धि में नतीजा एक बार फिर बीजेपी की शानदार जीत होती है। क्या बात कर रहे हैं? इस हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट पर से रिजाइन कर देते हैं। सबको यही लग रहा था कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खराब हो गया। पप्पू नाम का टैग उनकी लाइफ में हमेशा के लिए जुड़ गया। लेकिन ये उनकी कहानी का एंड नहीं था। कुछ दिन उन्होंने अपनी स्पॉटलाइट से अलग रखा। उनका जिक्र लोगों में कम होने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी में कुछ ऐसा बदलाव तैयार हो रहा था जिसने आगे चलकर उनकी पूरी पहचान बदल दी। सितंबर 2022 कन्याकुमारी से एक सफर शुरू होता है भारत जोड़ो यात्रा का। व्हाइट टी शर्ट और जॉगर्स में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कमबैक किया जो आम लोगों तो क्या
पॉलिटिशियंस ने भी नहीं सोचा होगा। ना तो उन्होंने स्पीच के साथ ना बड़ा शो किया और ना गाड़ियों के साथ रैली की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, 3570 किलोमीटर सिर्फ पैदल ही चलना है। राहुल गांधी हरदम आम लोगों के साथ चले, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ तक कि सेलिब्रिटी भी उनके साथ जुड़ गए थे। उस दौरान लोगों से उन्होंने डायरेक्टली बात की, सबकी प्रॉब्लम्स भी सुनी, जिसका फोकस था यूनिटी, सेक्युलरिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सोशल हार्मोनी। ये यात्रा सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, बल्कि राहुल गांधी के पूरे करियर का अहम हिस्सा था। के साथ खेत में बैठना और स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना, वर्कर के साथ रोड पर चाय पीना, रोड साइड पर अपने हेयर कट करवाना वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें राहुल गांधी को लीडर वाली वाइब को सामने ला रही थी। 137 दिन, 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज, 3570 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र, उसके बीच लोगों के दुख सुख सुनना, ये सब उनकी पप्पू वाली इमेज को झुठलाने में काफ़ी मदद कर रहा था। अब तो यात्रा का असर दोस्तों ग्राउंड पर भी दिखने लगा। जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल करी और उसी तरह कर्नाटका और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, वहां से कांग्रेस का वोट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने ईस्ट से वेस्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी, जिसमें उन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया। फिर आता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जहां 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में 52 सीटों पर। वही 2024 में ये पार्टी 99 सीटों लेकर आई। माना कि कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, लेकिन बीजेपी जैसी पावरफुल पार्टी के वोट शेयर्स कम कर दिए। वही राहुल गांधी को लोकसभा के ओपोजिशन का लीडर बना गया। एक के बाद एक उनकी कई स्पीचेस वायरल हुई और आम जनता के मन में राहुल गांधी की एक पॉजिटिव वाइब उत्पन्न होने लगी। सरकार से सवाल करने लगे और क्रिटिसाइज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसी चीज़ कर दी जो बड़े बड़े तो छोड़ो, टीन एजेस में भी उनकी बातें होने लगी। इसी साल 2025 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें बीजेपी के वोट चोरी में उसमें डीपली एक्सप्लेन किया। उससे उनका कई फायदा हुआ और रातों रात उनके कई सपोर्टर बढ़ने लगे। सोशल मीडिया फॉलोअर्स में भी वो कांग्रेस जो बीजेपी से भी आगे निकल गई। राहुल गांधी ने लगाए गए वोट चोरी के आरोप में कितनी सच्चाई है वो तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी अभी तक के हेडलाइन बन चुके हैं। उनको लेकर पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है। उनकी इमेज पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गई है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर उनकी कहानी कमबैक तक ही सीमित रहेगी? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर कहिएगा। जय हिंद, जय भारत।